तो ये जो बीच के जो हमारे भाव होते हैं इनको हम कहते हैं केंद्र भाव। पहला भाव, पांचवा भाव और नौवां भाव, इस तरीके से त्रिकोण बन रहा है। तो ये जो पहला भाव है इसको त्रिकोण भी कहते हैं, फिर पांचवा भाव जो है उसको त्रिकोण कहते हैं, और जो नौवां भाव है उसको त्रिकोण कहते हैं। तो दूसरा लिखा हुआ है मारक, और उसके साथ सातवां भी लिखा हुआ है मारक, तीसरा, छठा और 11वां, इनको कहते हैं त्रिषड आय। छठा, 8वां और 12वां, हमारे शास्त्रों में इनको दुख भाव माना गया। अगर एक शब्द में व्याख्या करी जाए एक हाउस की, तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि पहले हाउस का तन हो गया शरीर पूरा, धन हो, दूसरा हाउस धन हो गया, तीसरा हाउस बल हो गया, चौथा हाउस सुख हो गया, पांचवा संतति हो गया, छठा रिपु हो गया, सातवां विवाह हो गया, आठवां आयु हो गया, नौवां भाग्य हो गया, 10वां कर्म हो गया, 11वां लाभ हो गया और 12वां हो गया हानि। जय गुरुदेव, जय मां भगवती। नमस्कार, मैं मोहित भारद्वाज आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBL एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। तो आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये देखेंगे कि किस भाव को हम क्या कहते हैं और वो कौन सा भाव, मतलब कौन सा भाव कुंडली में शुभ फल देते हैं, कौन से भाव अशुभ फल देते हैं, यानी किस भाव से हमें क्या एक मोटा मोटा हमें क्या पता चल सकता है। बाकी स्पष्ट पता चलता है ग्रहों की स्थिति वगैरह सबसे, लेकिन मतलब हम एक अभी हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं ना, कुंडली के पार्ट्स, मतलब एक पार्ट से क्या होता है, दूसरे पार्ट से क्या होता है, तीसरे पार्ट से, जब ये सब कुछ असेंबल हो जाता है तब जाके एक प्रेडिक्शन निकलता है। ठीक है, तो उस तरीके से तो ये भाव कि हम ये पढ़ रहे हैं, आज ये समझने का हम प्रयास करेंगे कि पहला भाव क्या होता है, दूसरे भाव को क्या कहते हैं, नहीं पहले भाव को क्या कहते हैं, दूसरे भाव को, तीसरे भाव को, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि हाँ ये मतलब इनके कुछ गुण पता चलेंगे और हम इस और अच्छे से समझ में आ सकता है कि ये कैसे कैसे परिणाम इन भाव को समझने से आते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने जिस तरीके से दर्शा रखा है कि जो पहला भाव, हम पहले से ही शुरुआत करेंगे, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पहला मैंने लिखा हुआ है केंद्र, ब्लैक कलर से केंद्र, फिर चौथा भी लिख रखा है केंद्र, सातवां केंद्र और 10वां केंद्र। तो ये जो बीच के जो हमारे भाव होते हैं इनको हम कहते हैं केंद्र भाव। ठीक है, और इसी में एक त्रिकोण की देखो स्थिति बन रही है, ये त्रिकोण। ठीक है, पहला भाव, पांचवा भाव और नौवां भाव, इस तरीके से त्रिकोण बन रहा है। तो ये जो पहला भाव है इसको त्रिकोण भी कहते हैं, फिर पांचवा भाव जो है उसको त्रिकोण कहते हैं, और जो नौवां भाव है उसको त्रिकोण कहते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने जो तीसरा भाव लिखा हुआ है, या मैं कहूं दूसरा भाव जैसे लिखा हुआ है, तो दूसरा लिखा हुआ है मारक, और उसके साथ सातवां भी लिखा हुआ है मारक। क्यों कहते हैं या क्या इनसे होता है वो अभी हम आगे समझेंगे। ठीक है, फिर हमने इसको लिखा हुआ है त्रिषडाय। ये जो तीसरा भाव है, तीसरा ये रोमन में लिखा हुआ है आज मैंने, जिससे हम समझे कि हाँ ये भाव की बात हो रही है, अभी राशि की बात नहीं हो रही, भाव की बात हो रही। ठीक है, तो तीसरा, छठा और 11वां, इनको कहते हैं त्रिषड आय। देखो त्रिषड आय का मतलब त्रि यानी तीसरा भाव, षड मतलब संस्कृत में षड मैंने पहले ही बताया रखा है पिछली वीडियोस में, षड संस्कृत में कहते हैं 6 को, तो षड छठा भाव, और आय, आय मतलब जो 11th हाउस होता है हमारा, इसको हम आय का घर कहते हैं। ठीक है, तो त्रिषड आय कहते हैं, तीसरे, छठे को और 11th को त्रिषड आय कहते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे त्रिकोण लिख रखा है, शुभ, शुभ और शुभ। ठीक है, तो त्रिकोण का मतलब होता है कि जो अगर कोई ग्रह इन ग्रहों के स्वामी होते हैं तो वो पूरी कुंडली में कहीं भी बैठे हों वो शुभ फल ही देते हैं, सदैव शुभ होते हैं वो। ठीक है, और ये जो भाव होते हैं ये भी शुभ होते हैं। ठीक है, जो पहला भाव है, पांचवा है और नौवां है, ये शुभ है। अब यहाँ पे मैंने लिखा रखा है सी शुभाशुभ, केंद्र के लिए मैंने केंद्र के लिए लिखा हुआ है सी
शुभाशुभ। सी का मतलब है कंडीशनल, यानी ये कंडीशनल, जैसे जो ग्रहों की स्थिति होगी, जो राशि की स्थिति होगी, उस पर ये डिपेंड करता है केंद्र भाव कि ये शुभ होगा या अशुभ होगा। ठीक है, तो कंडीशनल शुभाशुभ कहेंगे। शुभाशुभ का मतलब शुभ अशुभ दोनों, है ना। तो कंडीशनली होगा ये। जैसे ये 70% शुभ होते हैं, 30% अशुभ, ऐसे मान के चल सकते हैं। ठीक है, मतलब शुभता ज्यादा होती है केंद्र भाव में। ज्यादातर, मतलब मैं कहूं कि ज्यादातर परसेंटेज, जो शुभ का परसेंटेज है ना कुंडलियों में, ठीक है, वो शुभ, जैसे मान लो कि मैं 100 कुंडली देख रहा हूं तो 70 कुंडलियों में शुभ फल दे रहे होंगे, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो केंद्र जो है वो कंडीशनली शुभाशुभ होते हैं। अगर इनमें पाप ग्रह बैठ जाए या पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, ठीक है, या पाप ग्रह इनका मालिक हो जाए, अगर वो सिर्फ इनका मालिक है, ठीक है, अगर कोई शुभ ग्रह भी है और वो दोनों केंद्र का, जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर कोई शुभ ग्रह भी है और वो दो केंद्र का मालिक हो जाता है तो भी केंद्राधिपति दोष लग जाता है, तो वहां पे वो शुभता उस हिसाब से शुभता प्रदान नहीं कर पाता, उसकी शुभता में कमी आ जाती है। हाँ, तो मतलब इसको हम एक तरह से अशुभ नहीं कह सकते, ये एक तरह से ये रहता है कि इसकी शुभता में कमी आ जाती है कंडीशनली। जितना शुभ, ये सदैव शुभ है। त्रिकोण हमेशा शुभ प्रभाव देंगे, उनके ग्रह, उनके स्वामी भी हमेशा शुभ प्रभाव देंगे, और चाहे वो पाप ग्रह हो चाहे वो शुभ ग्रह हो, वो यहाँ इनके स्वामी अगर त्रिकोण भाव के स्वामी हैं तो वो शुभ प्रभाव ही देंगे। लेकिन केंद्र की स्थिति में ऐसा नहीं होता है। केंद्र में क्या होता है कि केंद्र में जब कोई ग्रह केंद्र का स्वामी है तो वो शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है या और भी कंडीशंस हैं जिनको हम समझेंगे आगे की वीडियोस में, तो उनके हिसाब से वो शुभ अशुभ हो जाते हैं। ठीक है, कुछ हमने अपनी पिछली क्लासेस में समझा भी है और आगे भी हम समझते चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गए केंद्र। अब त्रिषडाय जो होता है, त्रिषडाय तीसरा, छठा और 11वां, इनको हमेशा अशुभ ग्रह कहते हैं। अशुभ ग्रह का मतलब घर को भी क्या है, ग्रह ही कहते हैं, तो वो ग्रह और घर में थोड़ा मिक्स मैच हो जाता है। लेकिन अभी भाव, मतलब ग्रह तो हमारे वो हो गए सूर्य चंद्रमा वगैरह, ठीक है, ये हो गए भाव। तो जो तीसरा, छठा और 11वां भाव है ये सदैव अशुभ फल देते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इनके जो स्वामी होंगे, ठीक है, वो अशुभ प्रभाव देंगे और ये भाव भी अशुभ प्रभाव देंगे। लेकिन क्या है कि हमारे शास्त्रों में इन्हें अशुभ प्रभाव जरूर देखा गया है, बट अगर मैं तीसरे को और 11th हाउस को लेके चलूं तो ये सब मान के चल सकते हैं। या अब ये देखो, ये इसको तो हम अच्छा मान के चलते हैं आज के परिवेश में। आज का संदर्भ लेके चले तो 11th हाउस एक अच्छा घर माना जाता है क्योंकि वो लाभ का घर है। और हम आजकल जो हम कुंडलियां देखी जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं धन पे बेस्ड होती हैं। मतलब हम अच्छा धन कैसे कमा सकते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे सही हो सकती है, ये आते हैं, क्योंकि सब कुछ आजकल आर्थिक स्थिति पर टिका होता है। लेकिन अगर हम जब हमारे शास्त्र लिखे गए थे उस समय के संदर्भ में बात करें तो उस टाइम पे आर्थिक स्थिति का इतना महत्व नहीं था, उस टाइम पे स्पिरिचुअल स्थिति का ज्यादा महत्व था। ठीक है, तो इस वजह से मतलब ये जो तीसरा, छठा और 11वां घर अशुभ माना गया, क्योंकि यहाँ लाभ हानि यानी लालच और या कहें कि आपकी जो डिजायर्स होती है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उनको अच्छा नहीं हुआ, वो अशुभता में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से लेकिन आज के परिवेश में अगर हम देखें तो 11th हाउस, और ये हमारा पराक्रम का हाउस होता है, तो ये भी एक तरह से अच्छा ही माना जाता है। लेकिन हम अभी शास्त्रों की बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से हमारे शास्त्रों में जो तीसरा, छठा और जो 11वां हाउस है उसको अशुभ माना गया है। और इसके जो ग्रह होते हैं, जो इसके स्वामी होते हैं,
अगर वो मतलब किसी जातक की कुंडली में प्लेस्ड है तो वो अशुभ फल देने का काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद छठा, आठवां और 12वां, इनको अगर हम आज की कुंडली, आज के परिवेश, आज के संदर्भ में देखा जाए तो छठा, आठवां और 12वें हाउस को हम अशुभ भाव मानते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में इनको दुख भाव माना गया है। ये अशुभ नहीं है। यानी इसमें देखो डिफरेंस है कि जैसे छठा घर है उसको पूर्ण अशुभ माना गया है क्योंकि वो दुख का भी भाव है और अशुभ भाव भी है। ठीक है। यानी वो आपके जीवन में दुख देने का भी काम करता है। इसके जो स्वामी होंगे, इस घर के जो स्वामी होंगे, वो आपको दुख देने का भी काम करेंगे और अशुभ प्रभाव तो आपकी जिंदगी में देंगे, तो वो तो मतलब देंगे ही। तो ये 8वां घर है और 12वां घर है, इसको अशुभ नहीं कहा गया है, इसको दुख देने का कहा गया है। और दुख जो होता है ना लाइफ में, वो ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए होता है। मतलब कोई व्यक्ति एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है और उसको उस कंफर्टेबल से निकाल देना, ठीक है, तो उसको दुख तो वहां होता है, बट उसकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है और हो सकता है कि उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो एक बेहतर जिंदगी जीने लगता है जातक। तो इसलिए इसको अशुभ नहीं कहा गया। दुख आएंगे क्योंकि ये आपकी सडन चेंजेस का घर है, आपकी लाइफ में सडन चेंज आएगा इसके प्रभाव से। ठीक है। कुछ ऐसी दुर्घटना भी हो सकती है, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में सडन चेंज हो सकते हैं। आपकी लाइफ कंफर्टेबल चल रही है बट वो एकदम से अनकंफर्टेबल हो गई, स्ट्रगल आ गए आपकी लाइफ में एकदम से, तो ये सब दुख देंगे आपको, ये सब चीजें दुख देंगी, लेकिन ये आपकी जिंदगी को बेहतर भी बना सकती है। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का घर भी कहते हैं इसको, ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है। फिर 12वां घर, तो 12वां घर भी फॉरेन सेटलमेंट का बोला गया है। ठीक है। मतलब दुख होगा आपको अपने माता पिता का घर छोड़ना पड़ेगा, या आप अपने बच्चों से दूर हो रहे हो, या अपनी पत्नी से दूर हो रहे हो, बट फॉरेन में आपको जाके आपका एक अच्छा काम मिल जाता है। फॉरेन का मतलब ये होता है, फॉरेन का मतलब यही नहीं है कि आप विदेश की बात कर रहा हूं मैं, मतलब भारत से बाहर, ठीक है, या जहां भी आप रहते हो वहां देश से ही बाहर, ये नहीं, जहां आप रहते हो वहां की जो भाषा और कल्चर है, अगर वो कहीं पे भी, मतलब अगर मान लो 400 किलोमीटर दूर भी जा रहे हो आप, दिल्ली का बंदा दिल्ली में अगर कोई रहता है और वो मुंबई में काम करने जा रहा है, तो ये भी माना गया है कि मतलब ये इसको भी हम फॉरेन सेटलमेंट कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, जहां व्यक्ति की भाषा और कल्चर चेंज हो जाए। जैसे कुछ लोग होते हैं वो काम ढूंढने के लिए बड़ी बड़ी सिटीज में, जो गांव में रहता है बंदा, ठीक है, कोई मध्य प्रदेश में रह रहा है, क्या कोई उत्तर प्रदेश में रह रहा है, छोटे गांव में रह रहा है, और वो बड़ी बड़ी शहर में चला जाता है काम ढूंढने के लिए, तो उसको भी फॉरेन सेटलमेंट ही कहते हैं। ठीक है। तो उसको दर्शाता है, तो ये दुख दे रहा है आपको, आपकी कंफर्टेबल लाइफ से आपको निकाल रहा है। ठीक है। लेकिन वहां जाके आपको काम मिल गया, आपकी इस आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, ये इसका भाव भी होता है 12वां भाव। तो इनको 8वें को और 12वें को दुख का भाव कहा गया है, लेकिन अशुभ भाव नहीं कहा गया है। लेकिन जो 6वां भाव है वो एक अशुभ भाव भी है और साथ में दुख देने का भाव भी है। ठीक है। तो इसीलिए जो तीसरा और 11वां है ये अशुभ तो है बट दुख देने वाले नहीं है। ठीक है। तो ये भी उतने अशुभ नहीं होते या बुरे नहीं होते या बुरे परिणाम देने वाले नहीं होते, लेकिन एक छठा हाउस जो होता है वो बहुत बुरे परिणाम देने वाला हाउस होता है, क्योंकि वो एक तो अशुभ भाव में भी आ गया और साथ में दुख देने के लिए भी आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से अब दूसरे और 7वें को मारक कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है, तो इसमें हम एक चीज और पढ़ेंगे कि जैसे हमने पढ़ा था कि ये तन होता है, पहला हाउस तन पढ़ा था, फिर दूसरा हाउस पढ़ा था हमने धन, तीसरा हाउस हमने पढ़ा था बल, चौथा हाउस पढ़ा था हमने सुख,
फिर पांचवा हाउस हमने पढ़ा था, पांचवा हाउस हमने पढ़ा था संतति। छठा हाउस हमने पढ़ा था रोग। ठीक है, रोग ऋण रिपु पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको एक एक उसमें लिखें, अगर हम एक शब्द में व्याख्या करना चाहें इसकी, तो इसकी होती है रिपु से। रिपु का मतलब होता है दुश्मन। तो आपका जैसे रोग है वो भी एक दुश्मन ही है, ऋण है, मतलब आप किसी से कर्ज ले रहे हो वो भी एक दुश्मन ही है। और रिपु तो रिपु एक शब्द में अगर छठवें हाउस की व्याख्या हो तो वो रिपु है। ठीक है, हर तरीके का दुश्मन। ठीक है, आपकी लाइफ में हर तरीके का दुश्मन छठा हाउस। ठीक है, ये अपने पढ़ा था विवाह, ये पढ़ा था हमने आयु, ये पढ़ा था हमने भाग्य। ठीक है, और ये पढ़ा था हमने कर्म, ये पढ़ा हमने लाभ, और ये पढ़ा हमने हानि। इस तरीके से अगर एक शब्द में व्याख्या करी जाए एक हाउस की, तो इस तरीके से हमने पढ़ा, मतलब हमने जाना समझा है कि पहले हाउस का तन हो गया शरीर पूरा, फिर धन हो, दूसरा हाउस धन हो गया, तीसरा हाउस बल हो गया, चौथा हाउस सुख हो गया, पांचवा संतति हो गया, छठा रिपु हो गया, सातवां विवाह हो गया, आठवां आयु हो गया, नौवां भाग्य हो गया, 10वां कर्म हो गया, 11वां लाभ हो गया, और 12वां हो गया हानि। तो एक यहां पर कॉन्सेप्ट होता है हमारे शास्त्रों में, ठीक है, उसको कहते हैं भावक भावम। ठीक है, मैं इसको अलग से सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊं, बट इसको यहाँ पर स्मारक समझाने के लिए मैं इसको भी लेके चल सकता, मतलब यहाँ पे ये टॉपिक भी कवर कर लेता हूं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो एक होता है भावक भावम। भावक भावम का मतलब ये होता है कि जैसे ये फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस हो गया तन, और इसमें मतलब भावक भावम फर्स्ट हाउस में अप्लाई नहीं होगा, वो हम कैसे आगे अभी समझ पाएंगे। ठीक है, लेकिन अब हम सेकंड हाउस से मान के चलते हैं। ठीक है, तो सेकंड हाउस क्या हो गया, धन। ठीक है, और धन और सेकंड से सेकंड, मतलब इस तरीके से देखेंगे कि सेकंड से सेकंड कौन सा हाउस हो गया, मतलब हर हाउस को हम अगर फर्स्ट हाउस मान ले, ये तो हमारा फर्स्ट हाउस हो गया, लेकिन अगर हम हर हाउस को फर्स्ट हाउस मान लें तो उससे क्या परिणाम निकलेंगे ये हम भावक भाव में समझते हैं। ठीक है, अगर हम हर हाउस को फर्स्ट हाउस मान लें, तो जैसे मान लो फर्स्ट हाउस तो फर्स्ट हाउस है ही, लेकिन अगर ये धन धन यानी सेकंड हाउस जो है वो सेकंड हाउस है, लेकिन अगर हम उसको फर्स्ट हाउस मान लें तो उसके लिए सेकंड हाउस कौन होगा, थर्ड हाउस। ठीक है, तो धन का धन यानी तीसरे हाउस से भी हम धन की बात करते हैं इस तरीके से। ठीक है, यानी तीसरे हाउस से भी हम धन की बात कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। कुटुंब की बात करें, यानी जो सेकंड हाउस के एट्रीब्यूट है ना, वो हम थर्ड हाउस से भी देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। फिर तीसरा हाउस किसका होता है, यानी अब ये इसके लिए फर्स्ट हाउस के लिए तीसरा हाउस है बल, लेकिन अगर हम इसको फर्स्ट हाउस मान लें तो बल के लिए 1 2 3 यानी बल का बल पांचवी से भी देखा जाता है, यानी इसके जो एट्रीब्यूट्स है ना वो यहां से भी देखे जाएंगे, क्योंकि ये बल का बल है फिफ्थ हाउस। ठीक है, फिर चौथा हाउस क्या है, सुख। इसके लिए फर्स्ट हाउस के हिसाब से चौथा हाउस हो गया सुख, लेकिन सुख का सुख 1 2 3 4, यानी इसको अब हम फर्स्ट हाउस मान लिया तो सुख का 1 2 3 4 सुख का सुख सेवंथ हाउस से भी देखा जाए। ठीक है,
फिर पांचवा, तो पांचवा संतति है, लेकिन संतति की भी संतति मतलब वहां से इसके एट्रीब्यूट्स भी कहां से देख सकते हैं, पांचवे का पांचवा। तो 1 2 3 4 5 यानी जो नौवा भाव है वो फिफ्थ हाउस के एट्रीब्यूट जो है वो नौवे से भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, फिर छठा आपका रिपु है, तो छठे से छठा 1 2 3 4 5 6 इत्यादि, इसलिए है ना। तो छठे से छठा, तो जो इसके एट्रीब्यूट्स है ना वो यहां से भी देखे जाते हैं। रिपु का रिपु, दुश्मन का दुश्मन, ठीक है, तो वो देखा जाएगा। फिर विवाह का भी विवाह, 1 2 3 4 5 6 7 यहां से भी देखा जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आता है जो अब आधी बात की मारक क्यों देखे जाते हैं सेकंड हाउस से और उसके, तो देखो ये है आयु। ठीक है, और फर्स्ट हाउस के लिए जो 12th हाउस है वो क्या है, हानि है। अगर फर्स्ट हाउस तन है तो तन की हानि, यानी देखो यहां से कहते हैं, यहां से 8th हाउस से मृत्यु देखी जाती है। तो 8th हाउस से अगर मृत्यु देखी जाती है तो वो किस प्रकार की मृत्यु देखी जाती है, वैसे तो ये आयु देखी जाती है। यहां से आयु और मृत्यु दोनों देखने का मतलब एक तरीके से ऐसा है, कुछ लोग कहते हैं इससे मृत्यु देखी जाएगी, कुछ लोग कहते हैं इससे आयु देखी जाएगी, लेकिन आयु ही देखी जाएगी, क्योंकि आयु आपकी कितनी है। मान लीजिए मैंने कहा कि इस जातक की आयु 35 वर्ष है, तो उससे क्या समझ में आ रहा है कि भैया इस जातक की मृत्यु 35 वर्ष में हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरह से इस जातक मतलब किसी जातक के लिए उसकी मृत्यु भी इसी से पता चलेगा ना, क्योंकि उसकी आयु जब पता चल जाएगी कि इसकी आयु इतनी ही है तो मृत्यु भी पता चल जाएगी। तो वैसे तो ये घर क्या किसका हो गया, आयु का। लेकिन अकाल मृत्यु का भी घर है, मतलब अकाल मृत्यु का भी, यानी जैसे कहते हैं सडन चेंज। तो सडन चेंज क्या होता है कि जो आपकी लाइफ में मतलब आपकी जो अगर पूरी जिंदगी जहां खत्म होगी वो यहां खत्म होगी। तन की हानि, यानी जब जब कोई जातक है वो पूरी तरीके से बूढ़ा हो जाएगा और पूरी तरीके से जो उसकी बॉडी की हानि हो जाएगी, तब जाके वो मृत्यु को प्राप्त होगा। वो इसकी वजह से तन की हानि, यानी फर्स्ट हाउस का जो 12th हाउस होता है, ठीक है, वो उसकी हानि बताए। तो फर्स्ट हाउस तन हो गया तो 12th हाउस उसकी तन की हानि। ठीक है, और अगर फर्स्ट हाउस के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सबकी हानि बता रहा है 12th हाउस। ठीक है, उसी तरीके से यहां से हम आयु देख रहे हैं। ठीक है, तो आयु की हानि, यानी अगर हम अब यहां से आयु देख रहे हैं तो आयु से 12th हाउस। ठीक है, तो इस तरीके से कि आयु से हम 12th हाउस देखेंगे तो ये होता है मतलब अगर हम यहां से लेके चले तो जैसे ये धन है तो धन का 12th हाउस हो गया ये वाला हाउस, यानी धन की हानि कहां बताएगा, ये बताएगा। जो कुंडली का फर्स्ट हाउस है वो धन की हानि बताएगा। ठीक है, ऐसे तीसरे घर की हानि यानी बल की हानि कौन सा बताएगा, दूसरा हाउस, बल की हानि दूसरा हाउस। ठीक है, सुख की हानि कौन सा, तीसरा हाउस, इसलिए इसे अशुभ कहते हैं। देख रहे हो, मतलब ये तीसरा घर अशुभ घर क्यों माना जाएगा, क्योंकि ये आपके सुख की हानि कर रहा है। ठीक है, जितने भी मटेरियलिस्टिक सुख है, जितने भी मानसिक सुख है, उन सब की हानि बता रहा है ये। ठीक है, फिर ये जो है आपकी शिक्षा की हानि बताएगा। ये घर से यानी ये संतति है, शिक्षा का घर है, तो संतति की हानि बताएगा ये घर, शिक्षा की हानि बताएगा ये घर। इसी तरीके से भावक भावम का वो होता है कि हम मतलब इसी तरीके इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे भावक भावम को। अभी हम मारक समझते कि मारक क्यों कहा जाता है इसको। तो आयु से 12th हाउस, पहले तो हम क्या देख रहे थे, सुख का सुख। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हम देख सकते हैं कि आयु की आयु कौन सा होगा, यानी अष्टम से अष्टम, अष्टम से अष्टम होगा आयु की आयु। तो 1
2 3 4 5 6 7 8। तो ये घर जो तीसरा घर हो गया ना, वो आयु की आयु, यानी ये घर भी आयु का हो गया। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं क्योंकि हमें मारक बताना है, आज हम मारक बता रहे हैं। ठीक है, तो मारक बताना है, इसलिए हम आयु की आयु, तो इसलिए इसको हमने आयु भी लिख दिया यहां पे। ठीक है, उससे समझोगे, मतलब समझ में आएगा कि ये घर और इस घर को, दूसरे और सातवें को मारक क्यों कहते हैं। ठीक है, तो आयु की आयु हो गया तीसरा घर, अष्टम से अष्टम, और अष्टम का द्वादश भाव, मतलब अष्टम से द्वादश भाव क्या बताएगा, हानि बताएगा। तो आयु की हानि कौन बताएगा, सातवां हाउस, आयु की हानि। तो ये इसलिए मारक बताता है, मतलब यहां से ये पता चल जाता है कि कोई ऐसा समय, पर्टिकुलर ऐसा समय है जहां पे किसी जातक पे मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकते हैं। ठीक है, वो बताता है ये सप्तम हाउस। ठीक है, तो आयु की हानि बता रहा है इसलिए। ठीक है, और यहाँ पे अष्टम से अष्टम, ये भी आयु का घर हो गया। तो आयु से 12th हाउस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और आप ना, जो आपका जो घर है उससे पहला घर 12th हाउस होता है ना, तो ये तीसरा घर है, तो जो दूसरा घर है वो 12th हाउस हो गया। तो आयु की हानि ये वाला दिन, दूसरा घर भी आयु की हानि बता रहा है, इसलिए जो प्रथम मारक हो गया वो सप्तम हाउस, प्रबल मारक, और उसके बाद जो सेकेंडरी मारक होता है वो 12th हाउस होता है। क्योंकि प्राइमरी आयु वाला हाउस कौन हो गया, अष्टम हाउस हो गया, और सेकेंडरी कौन सा हो गया, तीसरा हाउस हो गया आयु का, है ना। इसी तरीके से सुख का सुख जब ये बता रहा है तो ये प्राइमरी हो गया सुख, यानी इसी से सुख देखेंगे, लेकिन सेकेंडरी इससे भी पता चलेगा। ठीक है, जरूरत पड़ती है जब डीप एस्ट्रोलॉजी होती है, वहां पर जरूरत पड़ती है इसकी। ठीक है, तो उससे प्रेडिक्शन निकल के आती है। नौवे का नौवा, ये आप देखो इसके एट्रीब्यूट्स ये बता रहा है, तो इसके एट्रीब्यूट्स ये भी बता रहा है, क्योंकि ये नौवे से नौवा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नौवे से नौवा। 10वें से 10वां, ये भी बताता है। देखो यहाँ पे हम देखते हैं ना, कर्म यहां से देखते तो कर्म यहां से भी देखते हैं, क्योंकि ये 9वें से 9वां बता रहा है, सॉरी 10वें से 10वां बता रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक कर्म का कर्म। ठीक है, इसी तरीके से 11th हाउस का ये बताता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी आय की भी आय बताता है 9वां हाउस। ठीक है, ऐसे 12th हाउस का भी 12th हाउस कौन सा होता है, 11। 12th हाउस का भी 12th हाउस कौन सा था, 11वां। तो इसलिए भी हानि की हानि भी बता रहा है, इसलिए ये अशुभ में आ गया। हानि की भी हानि बता रहा है। ठीक है, तो 12th हाउस हो गया। ठीक है, 12th का भी 12th, इस तरीके से हम भावक भावम देखते हैं। तो इसलिए हमने आज ये समझा, हमारा प्राइमरी क्या था, भावक भावम थोड़ा नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन मारक क्यों कहते हैं वो समझ में आना चाहिए, कि मारक सातवें को और दूसरे को मारक क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां से अष्टम भाव है आयु का, और आयु से 12th हाउस हम देखेंगे हानि। ठीक है, तो आयु की हानि, इसलिए सातवें को मारक कहते हैं। और अष्टम से अष्टम होता आयु, यानी आयु की आयु, तीसरा घर भी हो गया, और तीसरे से 12th हाउस हो गया आयु की हानि, तो दूसरा घर भी हो गया मारक। तो इस तरीके से दूसरे घर को और सातवें घर को मारक कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है कि जो त्रिकोण भाव के बारे में हमने बताया था कि योगकारी होते हैं, परम योगकारी, इनको हम, अच्छा इसमें एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिलती है इनको, कि अगर मैं केंद्र कहूं तो फर्स्ट हाउस जो है ना, फर्स्ट हाउस जितना शुभ होगा उससे 4th हाउस उससे ज्यादा शुभ होगा। ठीक है,
उत्तरोत्तर स्ट्रेंथ कहते हैं इसको, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे जब हम, तो वो बल बढ़ता जाता है। तो जो फर्स्ट केंद्र है उससे जो फोर्थ केंद्र है वो ज्यादा बल होगा उसमें, ठीक है। फिर सेवंथ में और ज्यादा बल होगा, और सबसे ज्यादा बल होता है 10th हाउस में, यानी केंद्र हाउस में जो सबसे ज्यादा शुभ अगर माना जाता है तो वो 10th हाउस को माना जाता है। इसी तरीके से अगर फर्स्ट हाउस है त्रिकोण, तो फर्स्ट से 5वां जो त्रिकोण है, 5th हाउस जो है त्रिकोण का, वो ज्यादा बल है इसमें, और सबसे ज्यादा शुभ अगर बल के हिसाब से है ना, मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, तो और सबसे ज्यादा शुभ कौन सा हो गया, 9वां हाउस। यानी अगर त्रिकोण में देखा जाए 1 5 9 में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ 9 की है शुभ होने में, और अगर केंद्र में देखा जाए तो 1 2 3 4 सॉरी पहले से ज्यादा स्ट्रेंथ चौथे में है, चौथे से स्ट्रेंथ 7वें में, और 7वें से ज्यादा स्ट्रेंथ 10वें में। तो सबसे ज्यादा केंद्र में अगर शुभ भाव माना जाता है वो 10th हाउस को माना जाता है, और त्रिकोण में अगर सबसे ज्यादा शुभ किसी को जिस हाउस को माना जाता है वो 9th हाउस को माना जाता है। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, और आपको अगर लग रहा है कि किसी को ये वीडियोस बताने चाहिए जो फ्री में है, क्रमबद्ध तरीके से एस्ट्रोलॉजी सिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, तो आप इन वीडियोस को उसको शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय मां भगवती।